हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आवाज आ रही है क्लियर? चेक कर लो जरा एक बार। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? फटाफट से सभी लोग चेक करेंगे और बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं। नमस्कार सभी लोगों को। करें स्टार्ट फिर आज का गेम? करें क्या स्टार्ट? जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी से बोल दीजिए। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आज का लेक्चर बेटा सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 4, और आज का गोल है हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और पैकिंग सीखेंगे हम 1D और 2D में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में। नंबर 1 है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और ये हम कहां चेक कर रहे हैं बेटा? ये क्यूब में चेक कर रहे हैं। कहां चेक कर रहे हैं? क्यूब में चेक कर रहे हैं। किसी भी क्यूब में कितनी टाइप की सिमेट्री होती है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की। किसकी? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आप मुझे एक बात बताओ, सेंटर ऑफ सिमेट्री में बता रहा हूं। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ऐसा पॉइंट क्यूब में, ऐसा पॉइंट जिससे सभी कॉर्नर बराबर डिस्टेंस पर होंगे। तो बताओ जरा क्या होगा? सभी कॉर्नर बराबर डिस्टेंस पर होंगे, तो बताओ कौन सा पॉइंट होगा क्यूब में? जल्दी से बोल दो फटाफट से, कौन सा पॉइंट होगा क्यूब में? बताएंगे, बोलो जल्दी बोलो, कौन सा पॉइंट होगा? बिल्कुल सही बेटा, एक ने बहुत सही आंसर दिया है, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, अरे यार क्या बात है, बिल्कुल सही जा रहे हो भाई। अगर मैं एक क्यूब आपके सामने बना के दिखाऊं, ध्यान से देखना जरा। ये मेरे पास क्या है बेटा? क्यूब है। क्या है बेटा? क्यूब है। क्यूब है, क्यूब है। देखो जरा, ऐसा है, ठीक है। तो क्यूब के सेंटर पर बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट होगा, बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे सभी कॉर्नर बराबर डिस्टेंस पर होंगे, और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? बॉडी सेंटर। और ऐसे कितने बॉडी सेंटर होंगे बेटा? एक ही तो होगा। एक क्यूब में एक ही बॉडी सेंटर होगा, 100 थोड़ी होंगे। इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी क्यूब में एक होती है, और वो क्या होता है? बॉडी सेंटर। समझ गए बात को? फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम आगे अगली सिमेट्री पर चलते हैं। लिख लीजिए जल्दी बेटा। जिसका वीडियो नहीं चल रहा है वो पीछे जाएं और फिर आगे आएं, मतलब बैक जाकर फिर से आएं, चल जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नोटेड, वेरी गुड। अब देखो जरा अगली वाली। सेकंड इज पीयूएस। ठीक है, पीयूएस में हम 2 पढ़ेंगे। तो पहले मैं बता रहा हूं पीयूएस का केस नंबर 1। पीयूएस क्या होता है पहले तो ये लिख लो। इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इसमें हम 2 पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है केस 1। इसको बोलते हैं आर पॉस, मतलब रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन का मतलब बेटा तुम्हें दीवार बनाना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। प्लेन का मतलब दीवार बनाना है, ठीक है। प्लेन का मतलब दीवार बनाना है। अब दीवार कैसे बनानी है? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जो फेस से पास हो। किससे पास हो? फेस से। एक और होती है जिसको बोलते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो कॉर्नर से पास होती है। आरपॉस क्या होगी? जो फेस से पास हो, मतलब जैसे मेरे पास ये रूम है, इस रूम में मैं बीचों बीच एक दीवार बना दूं, बीच में एक दीवार बना दूं, तो ये हो जाएगी आरपॉस, मतलब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, और अगर डायग्राम से नहीं आया तो एनिमेशन भी दिखा देंगे आपको, ठीक है। ध्यान से देखना। ये मेरे पास क्या है? क्यूब। ध्यान से देखना, ये मेरे पास क्या है? क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब में मैं ऐसा प्लेन ले रहा हूं। कैसा? ऐसा। ध्यान से देखना जरा, इस तरीके से मैं एक प्लेन ले लूंगा। ध्यान से देखना, इस तरीके से मैं एक प्लेन ले लूंगा। ये हो गया। अब देखना,
अरे भाई कहां जा रहा है, इधर से लेता हूं, ध्यान से देखना। ऐसा, अगर मैं ऐसा प्लेन ले लूं तो ये होता है आपका क्या, आरपॉस। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमिट्री। मतलब ऐसा प्लेन या ऐसी दीवार जिससे क्यूब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्लेन के अकॉर्डिंग काटो ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आपने काटा तो दो क्यूब बन गए ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग काटा तो ये हो गया आरपॉस। ऐसे कितने होंगे, ध्यान से सुनना। ये क्या हो गया, सीलिंग फ्लोर से पास होने वाला, ऐसा ऐसी दीवार है ये। ठीक है, एक दीवार ऐसी होगी, ठीक, एक दीवार ऐसी होगी लेफ्ट राइट से पास होने वाली, और एक दीवार ऐसी होगी फ्रंट बैक से पास होने वाली, है ना। तो टोटल कितने होंगे ये, तो आपके सामने आर पॉस लिखने जा रहा हूं, इधर लिख देता हूं। आर पॉस जो होते हैं किसी भी क्यूब में वो 3 होते हैं, क्योंकि फेसेस आपकी 6 होती है ना, तो 6 फेसेस से आपको प्लेन बताने कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे ना। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये होता है आरपॉस। मैंने आपको एक बना के दिखा दी ताकि आपको पता चल जाए कैसे होती है, बाकी 3 होती है टोटल, है ना। मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूं तो आप समझ जाओगे। पहले इसको नोट तो कर लो, बना लो पहले फटाफट से। एक क्यूब बनाओ और एक प्लेन बनाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी से बनाइए, फिर मैं एनिमेशन दिखाऊंगा। ठीक है, अभी और चमक जाएगा थोड़ा सा। नोटेड, ठीक। अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसका एनिमेशन, ध्यान से देखना जरा। ये देखो, ये सिर्फ एक बनाई है अभी, है ना। अभी मैं 3 भी दिखाऊंगा, पहले एक देख लो कैसे होती है, फिर तीनों एक साथ देख लेंगे। एक बार देख लो, अच्छा लगेगा। ऐसी वाली होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिख रहा है, एकदम एकदम क्लियर चमकेगा। देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, वाह वाह यार। देखो 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 देखो, तो ये एक है, बाकी ऐसी 3 होंगी, है ना भाई। एक ऐसे पास हो रही है, एक ऐसी जाएगी, और एक ऐसी जाएगी, है ना। देख लो आप एक बार अच्छे से, दिख रहा है, बढ़िया। ठीक है, तो ये होती है कौन सी, आरपॉस। ये एक मैंने बता दी। अब आप देखना जरा, तीनों एक साथ देखते हैं। ये तो मैंने एक समझाई है, अब तीनों एक साथ देखते हैं। तीनों एक साथ देखो, तीनों एक साथ देखो, अब देखो, तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री एक साथ। थोड़ा बड़ा कर दूं, अच्छा दिखेगा आपको, दिख रहा है। तीनों एक साथ देखो, तो ये होती है क्या, आरपॉस। देख लो आप, आराम से देख लो, सभी एंगल से देख लो, जैसे जैसे देखना है। ठीक है तो ये हो गई तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आरपॉस कितनी होती, 3। देख लो देख लो, अच्छे से देख लो, हर एंगल से घुमा के दिखा दी मैंने, 3 होती हैं। क्लियर है एकदम, ठीक है, चमक गया, बहुत बढ़िया। तो टोटल आरपॉस कितनी होती हैं, 3 होती हैं बेटा, है ना। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं पीओएस का केस 2, डीपॉस, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ध्यान से देखना। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, बहुत ध्यान से देखना। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, क्यूब बना लें पहले, क्यूब बना लेते हैं, फिर मैं उसमें बना दूंगा डीपॉस भी। तो ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, बना लो आप लोग भी, क्यूब बना लो। अब डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पता क्या होती है बेटा, ये होती है कॉर्नर से पास होने वाली। कौन सी वाली, कॉर्नर से पास होने वाली, बहुत ध्यान से देखना। ऐसा कॉर्नर से पास होने वाली, इस तरीके से। ये है डायगोनल, अपोजिट कॉर्नर से जा रही है ये, देखो। तो ये कौन सी है आपकी, डीपॉस। बताओ कितनी होंगी ये डीपॉस। आरपॉस तो 3 थी, डीपॉस कितनी होंगी बताओ।
डी पॉस कितनी होगी? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? बोलो, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? बोलो जल्दी फटाफट से, सुनना ध्यान से। एक तो आपकी ये हो गई, ध्यान सुनना, एक आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो जाएगी, है ना, दो हो गई। और सुनना, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन ये ऐसी जाएगी, ये तीन हो जाएंगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसी आएगी, चार हो जाएंगी। ये वाली लाइन और इधर ये वाली लाइन ऐसी आएगी, पांच हो जाएंगी। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसी जाएगी, छह हो जाएंगी। आप रूम में ही सोच लो, आप जिस रूम में बैठे हो उससे सोच लो आप। देखो, एक तो ऐसी हो जाएगी, ऐसी, ठीक है, एक हो जाएगी आपकी ऐसी, दो हो गई। एक इधर ऊपर वाला और इधर नीचे वाला, तीन, इधर नीचे वाला उधर ऊपर वाला, चार। अब ऐसे खड़े हो जाओ, इधर ऊपर वाला इधर नीचे वाला, पांच, और इधर नीचे उधर ऊपर, छह। तो टोटल कितनी आएंगी? 6 आएंगी, ध्यान रखना। दो लगता है लोगों को, लेकिन 6 होती है ना। साइड वाली भी तो लोगे आप, डायगोनली जाएगा ना वो भी, तो डायगोनली अपोजिट। तो टोटल डी पॉस कितनी होती है बेटा? 6। नोट करो फिर एनिमेशन देखो, अच्छा लगेगा। नोट करो फिर एनिमेशन देखो, नोट कर लो। मुझको क्या दुनिया से लेना। क्लियर? अब देखना जरा, नोट कर लिया? नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला देखो, अब जो डीपॉस मैं पहले दिखा रहा हूं, पहले एक दिखा रहा हूं, ठीक है, फिर एक साथ 6 देखेंगे। देखो, ये है डीपॉस, देख लो आप एक बार अच्छे से। ये डायगोनली जा रही है अपोजिट, देखना जरा ध्यान से, ऐसा देखो ना। अरे भाई, एक ऐसी जा रही है, दूसरी जाएगी तो वो यहां से जाएगी ऐसी, इस तरीके से। तीसरी कैसे जाएगी? ये वाली ऊपर वाली लाइन और इधर नीचे वाली लाइन, इधर ऊपर वाली लाइन इधर नीचे वाली लाइन, है ना, इस तरीके से सोचते जाओ, ठीक है। ये है डीपॉस, देख लो आप एक बार अच्छे से। देखोगे, देखो भाई, देखोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। देखो इसको, क्या बढ़िया बना रखा है, देखो कितना अच्छा बना रखा है। ये है डीपॉस, देखो 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 देखो। सही है। तो ये मैंने एक दिखाई है, ठीक ठीक। जिसका रूम गोल है वो क्या करे? कुछ मत करो, लेक्चर बंद करो, सो जाओ। जिसका रूम गोल है वो क्या करे? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब सुनना जरा, एक साथ 6 देखते हैं। थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन देख लो जरा। एक साथ 6 बना रखी इन्होंने, एक साथ 6 हैं ये, देखो। थोड़ा बहुत सोचो, मैं जैसे सोचवाऊंगा वैसे सोचना, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना। थोड़ा पहले साइड व्यू देता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना जरा। इस वाली लाइन से जो जा रहा है, ये ध्यान से समझना। देखो, ये वाली लाइन इधर ऊपर, ये इस वाली लाइन से जो प्लेन निकला, ये जो येलो येलो दिख रहा है, येलो 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 येलो, ठीक है, येलो येलो दिख रहा है, वो यहां साइड में, इधर देखना, इधर साइड में ये है वो। तो जो मैं जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा देखते जाना। ये वाला जो येलो दिख रहा है इधर, ये येलो, ये प्लेन लिया उन्होंने, ये आ रहा है पीछे से, ये येलो आ रहा है, ये येलो कहां निकल रहा है? ये इधर देखो जरा, ये येलो वाला दिख रहा है। अब देखना जरा, ये एक हो गई। अब ये वाला देखो, ये, ठीक है, ये ब्लू वाला, स्काई ब्लू टाइप का कलर है, ठीक है, इसको देखना। ये वाली जो लाइन है, ये वाला, ये ऐसे जा रहा है और कहां निकल रहा है? इधर पीछे देखो, ये। तो इधर ये ऊपर वाला था, थोड़ा सा और नीचे करूं, हाँ अब दिखेगा। ये ऊपर वाली लाइन और इधर ये नीचे वाली, ऐसी सोचते जाना आप, है ना। और देखो जरा, और देखोगे, ये तो देखो ऊपर से तो आपको ये दिख ही रहे हैं, ये वाला डायगोनल ये जा रहा है, इधर भी दिख रहा है आपको ये वाला डायगोनल, देखो साइड व्यू देखो इसका, देखो। तो डायगोनली अपोजिट जाना है, आप बस ये सोच लो, डायगोनली अपोजिट जाना है, ठीक है, समझ गए? आपको डायगोनली अपोजिट जाना है बस, ठीक है। एक बार देख लो, नजर मारोगे तो अच्छा लगेगा। देखो कितना बढ़िया व्यू आ गया, ये वाला प्लेन जा रहा है ना ऐसे,
एक ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है। ठीक, बस इतना काफी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहानी बेटा ये थी कि डी पॉज 6 है। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसे आपका सेंटर ऑफ सिमिट्री था, एक होता है प्लेन ऑफ सिमिट्री, आर पॉज 3 डी पॉज 6। अब चलेंगे एक्सेस ऑफ सिमिट्री पर। ठीक है, अब देखना जरा एक्सेस ऑफ सिमिट्री क्या होता है। एक्सेस ऑफ सिमिट्री, पहले एओएस का फुल फॉर्म लिखो, एक्सेस ऑफ सिमिट्री। अगर मैं एक्सेस ऑफ सिमिट्री की बात करूंगा तो एक्सेस ऑफ सिमिट्री कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में सुनो। हम एक्सेस ऑफ सिमिट्री ऐसे फाइंड करते हैं कि एन हमें निकालना होता है तो 360 अपॉन थीटा ऐसे लिखते हैं। अब आपका थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, तो एन क्या आ जाएगा आपका 4। अगर थीटा आपका 120 डिग्री है तो एन आ जाएगा आपका 3, और थीटा अगर आपका 180 डिग्री है तो एन क्या आ जाएगा आपका 2। या आप ऐसे बोल दो कि एन आपका 2 है तो थीटा क्या है, ऐसे भी निकाल सकते हो। मतलब सिंपल सी भाषा में सुनो, क्या जिस भी एंगल से तुम घुमा रहे हो, थीटा को 90 घुमा दिया, तो सिमिट्री कब बोलोगे, जब क्यूब 90 डिग्री पर रिपीट होने लगे। ध्यान सुनना, अगर थीटा 90 है और क्यूब रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं 4 नंबर वाली सिमिट्री, और 4 नंबर वाली सिमिट्री को यहां बोलते हैं C4 एक्सेस ऑफ सिमिट्री। कुछ बुक में इसका नाम टेट्राड लिखा हुआ है, टेट्राड एक्सेस ऑफ सिमिट्री ऐसा। ठीक है, या फेस सेंटर्ड एक्सेस ऑफ सिमिट्री, या फेस सेंटर्ड एक्सेस ऑफ सिमिट्री, क्योंकि ये फेस सेंटर से पास होगी। अभी मैं बताऊंगा कैसे होगी, अभी बताऊंगा मैं, है ना, एनिमेशन दिखाऊंगा। तो यहां एन आपको अपनी तरफ से सोचना होगा कि क्यूब को कितने डिग्री पर तुम्हें रिपीट कराना है, 90 पर कराना है, 180 पर कराना है, या 120 पर कराना है। ठीक है, और ये सिर्फ 3 ही आपको पढ़नी है। कौन कौन सी, या तो C4 बोलो, या C3 बोलो, या C2 बोलो, मतलब इनके नाम। जैसे इसको C4 बोला तो यहां C3 AOS बोल देना, और C3 का नाम है ट्रायड AOS। ठीक है, और इसको C3 वाले को बोलते हैं बॉडी डायगोनल AOS, बॉडी डायगोनल AOS। सिमिलरली अगला वाला भी लिख लो, क्या इसको क्या बोलोगे, C2 AOS। C2 को बोलते हैं डायड AOS। ठीक है, या एज सेंटर्ड, EC मतलब एज सेंटर्ड AOS। ठीक है, और ये एन यहां पर क्या है, आपको अपनी तरफ से एन की वैल्यू लेनी पड़ेगी, वो थीटा पे डिपेंड करता है कि कितने डिग्री घुमाना है। ठीक है, आप ऐसे तो बहुत सारा डिग्री घुमा सकते हो, लेकिन आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, C2 C3 C4। ठीक है, आपको जो पढ़ने हैं वो C2 C3 C4। ऐसे तो आप 360 डिग्री घुमा लो तो हमेशा क्यूब रिपीट होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, जिस भी एंगल से घुमाना है वो मैंने लिख दिया, फटाफट से नोट करो, फिर एक बार एनिमेशन से देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, फटाफट से नोट करो। ये थीटा आपको सोचना है कि 90, 120, 180, बस ये 3 ही सोचना है ना, इसलिए लिख लो, इसको लिख लो फटाफट से। फिर मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूं और फिर मैं इंडिविजुअली समझाऊंगा इनको, है ना। अभी तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि एक्सेस ऑफ सिमिट्री कैसे सर्च करते हैं, है ना। एक बच्चा कह रहा है एन क्या है। बेटा एन आप अपनी मर्जी से चूज करते हो कि हमें क्या बोलना है। जैसे अगर तुम्हें कोई बोले बताओ बेटा Cn एक्सेस ऑफ सिमिट्री क्या होती है, तो अब तुम्हें एन बताना पड़ेगा ना कि एन क्या है, 2 है, 3 है कि 4 है। अब वो कैसे निकाला जाता है, वो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, नोट कर लो तो बता देना, नोट कर लो तो बता देना। इसी मतलब बेटा एज सेंटर्ड, है ना। क्लियर। अब देखना जरा एक बार मैं दिखा दूंगा ना तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, जीवन में आपके उत्साह आ जाएगा। देखो जरा यहां पर इन्होंने क्या पीओएस के साथ वो भी बना दिया एओएस। आपको किस पर फोकस करना वो मैं बता रहा हूं, है ना। वैसे इनको पीओएस नहीं साथ में देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। देखो जरा ध्यान से 1 वाली देखना जरा, क्या है ये, टेट्राड एओएस। 1 वाली क्या है, टेट्राड एओएस। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं। किस पर फोकस करना वो बता रहा हूं मैं आपको, इस पर फोकस करना। ये अब ये जो टेट्राड एओएस जा रही है, ये कहां से जा रही है,
फेस सेंटर से जा रही ना, ध्यान से देखना जरा, ये नीचे निकलेगी भी, देखो नीचे आपको निकलती हुई दिखाता हूं, देखो ये जो टेट्राड एओएस है ये यहां से गई अंदर अंदर जा रही होगी और ये निकली यहां से, देखो ध्यान से गौर से देखो, गौर से देखो जना, ये यहां से निकली, यहां से गई थी, मतलब ये अपोजिट फेस सेंटर से पास हो रही है एक्सिस का मतलब एक डंडा समझ लो। तो आपने क्या करा, एक डंडा लगा दिया, ठीक, बहुत सिंपल सा समझ लो, सीलिंग और फ्लोर के बीच में एक डंडा लगा दिया, सिंपल सा, सीलिंग और फ्लोर के बीच में एक डंडा लगा दिया, लेफ्ट और राइट के बीच में एक डंडा लगा दिया, फ्रंट और बैक के बीच में एक डंडा लगा दिया, मतलब 3 होंगी आपकी, क्यों, फेस सेंटर से पास होती हैं, टोटल फेस सेंटर 6 होते हैं, तो अपोजिट फेस सेंटर से पास करानी है, तभी तो सिमेट्री आएगी, ठीक, तो कितनी हो जाएंगी, 3। अब मुझे वह बताओ, आपने क्या बोला था, आपने बोला था कि ऐसी एक्सिस जिससे हमें एंगल अपने हिसाब से डिसाइड करना, कैसे, एन अगर तुम्हारा 4 है या थीटा तुम्हारा 90 है तो वो टेट्राड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती, मतलब क्यूब कब रिपीट होगा, जब 90 डिग्री घुमाऊंगा, तो टेट्राड एक्सिस वो एक्सिस होती है कि क्यूब को 90 डिग्री घुमाओ और क्यूब रिपीट हो जाए, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, ऐसे खड़े हो तुम, अब मैं इसको 90 डिग्री घुमा रहा हूं, क्यूब 90 डिग्री घूम रहा है, ध्यान से देखना जरा, क्यूब को 90 डिग्री घुमा रहा हूं, क्यूब को 90 डिग्री घुमा रहा हूं, देखो, तो 90 डिग्री अब घूम चुका है, तो ये वाली रिपीट हो गई, देखो 90 डिग्री घुमा दी, रिपीट हो गई, ठीक है, तो 90 डिग्री एक कोई डंडा लगा के क्यूब को तुम 90 डिग्री घुमाते जाओगे 90 90 90 90, तो वो रिपीट होता जाएगा, तो वो C4 होगी, है ना, 90 90 घुमाना है तुम्हें, समझ गए। इसी तरीके से बाकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगला देखो जरा, सेकंड नंबर का, ये है ट्राइड एओएस। बेटा ट्राइड एओएस पता क्या होती है, बॉडी डायगोनल होते हैं, ये कहां से पास होती है, कॉर्नर से पास होती है, कॉर्नर कितने होते हैं, 8, तो ये कितनी होंगी, 4, भाई 8 कॉर्नर है ना, 2 अपोजिट कॉर्नर से पास होगी, तो 2 अपोजिट कॉर्नर से मिलकर एक डंडा लगेगा ना, ऐसे 8 कॉर्नर है तो 4 डंडे लगेंगे, ठीक है, तो ये हो गई कौन सी हो गई है, ट्राइड एओएस या C3 बोलते हो। देखो ये यहां से गया, ये डंडा यहां से गया और कहां से निकला होगा, देखो ये निकला, तो अपोजिट फेस सेंटर से, अपोजिट कॉर्नर से निकला, फेस सेंटर नहीं अपोजिट कॉर्नर, तो ये गया और यहां से निकला पीछे से, ठीक है। सिमिलरली ये वाली देखो, डायड वाली कहां से जा रही है, एज सेंटर है, ये देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, ये वाला डंडा कहां से गया, एज सेंटर से, ठीक है, और कहां निकला होगा, इधर पीछे ये, तो ये एज सेंटर वाली है, कितनी होंगी ये, 12 एजेस होती है ना, 12 एजेस होती हैं, तो अपोजिट 2 एज सेंटर से जाना है, तो कितनी होंगी, 6 होंगी ना, कितनी होंगी, 6 होंगी, ठीक है। अब मैं आपको इसको बना के बताता हूं एक एक करके, तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अब मैं एक एक करके बना के दिखा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देखना ध्यान से। पहला मैं ले रहा हूं C4 एओएस, कैसा दिखेगा, क्यूब से समझ लो जरा, एक C4 एओएस क्या होगी, एक क्यूब है, देखना ध्यान से ना, एक क्यूब है, C4 कौन सी होती है, अपोजिट फेस सेंटर से पास होने वाली, ठीक है। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ध्यान से देखना, अपोजिट फेस सेंटर से पास होने वाली, मतलब ऐसे डंडा लगाओ सीलिंग और फ्लोर से, तो सीलिंग और फ्लोर से पास होने वाली, सीलिंग और फ्लोर से पास होने वाली एक्सिस, तो ये डंडा लगाना है। ऐसे कितने डंडे लगा सकते हो, 3, मतलब C4 एओएस कितनी होती हैं, या टेट्राड एओएस कितनी होंगी, 3, ठीक है भैया। ऊपर और नीचे डंडा लगाना है, सीलिंग और फ्लोर से, सीलिंग और फ्लोर से, ठीक है। तो एक ये हो गई। ऐसे ही क्या करो, देखो सीलिंग फ्लोर के बीच में डंडा लगाइए, अब यही डंडा क्या लगा दूं मैं, लेफ्ट और राइट के बीच में लगा दूं, यही डंडा मैं कहां लगा दूं, फ्रंट और बैक के बीच में, 3 ही होंगी ना यार, है ना। नोट कर लो इसको फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते, C4 वाला, फिर C3, फिर C2, ठीक है। तो सीलिंग और फ्लोर से पास होने वाला, सीलिंग और फ्लोर से पास होने वाला डंडा या एक्सिस, उसको बोलते हैं अपन C4 एक्सिस। अब एक कह रहा है एन क्या है, फिर भाई अगर तुमसे कोई बोले CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो एन क्या है, अब ऐसे पूछो CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एन क्या है, बेटा एन है 360 बाई थीटा,
अब थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जिस पर क्यूब रिपीट हो, बस, है ना? क्लियर? नोट कर लिया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, ये C4 हो गई, इसको कॉपी करेंगे और यहां करेंगे C3 नंबर 2। ध्यान से देखना। अब चल रहे हैं C3 AOS, और C3 AOS क्या होती है और कितनी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आप क्या करो, डंडा कैसे लगाओ। C3 कौन सी होती है? बॉडी डायगोनली तो C3 होता है। बताओ कितने होंगे ये, बोलो जल्दी फटाफट से, कितने होंगे ये? देखो बॉडी डायगोनल कहां से पास होता है? अपोजिट कॉर्नर से। टोटल कॉर्नर 8 हैं तो 4 बॉडी डायगोनल होंगे ना। टोटल 8 हैं तो 4 बॉडी डायगोनल होंगे, तो C3 AOS कितनी हो जाएंगी? 4। देखो C4 होती है 3 और C3 होती है 4। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये कितने होंगे? 4 होंगे। बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत सही, बहुत बढ़िया जा रहे हो एकदम, चलते जाओ। थोड़ा सा दिमाग भी चलाते रहो अपना, है ना, दिमाग का बंद करके मत बैठो। ओ भाई, एक कह रहा सर 3 कैसे हुई? अरे भाई C3 AOS है, ये 4 होंगी, 3 थोड़ी होंगी। और अगर पिछले वाले में तुम पूछ रहे हो तो सीलिंग फ्लोर, भाई तुम्हारे रूम में कितनी दीवारें हैं? 6 दीवारें हैं ना, तो सीलिंग फ्लोर से पास होने वाला एक डंडा, एक एक्सिस, लेफ्ट राइट से पास होने वाली एक एक्सिस, फ्रंट बैक से पास होने वाली, और क्या चाहिए भाई? सी रिप्रेजेंटेशन है उसका कि कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, है ना। बहुत बढ़िया। अगला C2, ध्यान से देखना जरा। अगला है C2, तीसरे नंबर का। बताना कितनी होंगी ये, देखना ध्यान से देखना जरा। थर्ड नंबर पे C2 AOS, और अगर C2 AOS की मैं बात करूं, ध्यान से देखना, C2 AOS की बात करूं तो ये कहां से पास होती है? अपोजिट एज सेंटर से। अब मुझे आप बताओ कितने एज सेंटर मिलेंगे तुम्हें? एक क्यूब में कितने एज होते हैं? 12। 12 एजेस मतलब 12 एज सेंटर। अपोजिट से जाना है तो कितनी आएंगी ये बताओ, कितनी आएंगी? जल्दी बोलो। 6 आएंगी ना, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये कितनी होती है? 6। तो C3 वाली होती है 4, C4 वाली होती 3 और C2 वाली होती 6। 6 होंगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अरे भाई बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, थोड़ा ज्यादा नहीं लगाना है, सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा लगाना है, जैसा जैसा मैं बोलते था ना वैसा वैसा लगाना है। एक बार बताओ, फेस कितने होते हैं? दीवारें कितनी होती? 6। 6 होती ना दीवारें, तो उसकी 3 एक्सिस मिलेंगी, अपोजिट से जाना है। कॉर्नर कितने होते हैं? 8, उसकी 4 एक्सिस मिलेंगी, अपोजिट से जाना है। एज सेंटर कितने होते हैं? 12, एजेस 12 होती ना, तो उसके 6 मिलेंगे, सीधा साधा है। एक को C4 बोलते हैं, एक को C3, एक को C2। ठीक है, ठीक। बोर्ड के लिए नहीं करना इसको, है ना, बोर्ड के लिए तो करना ही नहीं। आगे बढ़े, चलो भाई। अब मैं आपको एक काम करता हूं, फ्लो चार्ट बना देता हूं। किसी भी क्यूब में कितनी सिमेट्री होती है? किसी भी क्यूब में कितनी सिमेट्री होती है? ठीक, तो ध्यान से देखना जरा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब हम देख रहे हैं। कॉस पॉस एओएस, पॉस में 2 होती हैं, आर पॉस डी पॉस, और इसमें होती हैं 3। ठीक है, आप ध्यान से लिख लो जरा। इधर है कॉस पॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पॉस में क्या होती है? आर पॉस रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इधर होती है C2, C3 और C4, ऐसा। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, कॉस कितनी होती है? 1। पॉस कितनी होंगी बेटा? आर पॉस कितनी होंगी? 3। और डी पॉस कितनी होंगी? 6। 6 + 3 कितना होता है? 9। बड़ा सिंपल है, ये तो ऐड कर लो। C2 कितनी थी? 6। C3 कितनी थी? 4। और C4 कितनी थी? 3। इनको ऐड कर लेना, 6 और 4 10, 3 13। अब 13 + 9 + 1 कितना होता है? 10 + 13 कितना होता है? 23। तो टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है सीधा नीट में, बताओ कितनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती हैं, कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है? तो ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना।
ठीक है, टोटल 23। कॉस मतलब सेंटर ऑफ, देखो फुल फॉर्म पूछ रहे हैं भाई साहब, ये मत करो, समय पे आया करो, है ना। ठीक है, नोट कर लो तो बता देना, नोट कर लो तो बता देना। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इनको याद करना है आपको। नोटेड, क्लियर है एकदम भैया। सेंटर ऑफ सिमिट्री का मत, देखो सारी चीजें एक बार फिर सुन लो, है ना, कई लोगों में उतना दिमाग थोड़ी होता है कि पहले से समझ जाए। अगर मेरे पास एक रूम है तो रूम में कोई एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां से सारे कॉर्नर बराबर डिस्टेंस पे हो, कौन सा होगा बोलो जरा। अभी पूछ रहे थे ना कॉस में डाउट है, तुम्ही से पूछ रहा हूं मैं, बताओ बोलो। रूम में एक ऐसा पॉइंट बताओ जिससे सारे कॉर्नर बराबर डिस्टेंस पे हो, बॉडी सेंटर। तो कॉस सेंटर ऑफ सिमिट्री एक ही होता है, रूम में एक ही पॉइंट ऐसा होगा बॉडी सेंटर जहां से सारे कॉर्नर बराबर डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, दूसरा सुनो, प्लेन ऑफ सिमिट्री जो फेस से पास होती है उसको बोलते हैं आर पॉस, जो कॉर्नर से पास होती है उसको बोलते हैं डी पॉस। फेस से पास होने वाली कौन सी होगी, एक ये होगी ऊपर नीचे, मतलब सीलिंग और फ्लोर के बीच में एक दीवार, एक दीवार ऐसी, एक दीवार ऐसी डाल सकते हो और एक दीवार ऐसी डाल सकते हो। ठीक है, डी पॉस कितनी होंगी, अपोजिट कॉर्नर से पास होने वाली, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, देखो एक ऐसी वाली एक ऐसी वाली, इधर ऊपर इधर नीचे, ये इधर ऊपर इधर नीचे, ये इधर वाला ऊपर उधर वाला नीचे, ये और इधर नीचे उधर ऊपर ये। ठीक है, अब एक्सेस सिमेट्री में चलोगे, फेस सेंटर से पास होने वाली को बोलते हैं C4, कॉर्नर से पास होने वाली को बोलते हैं C3 और एज सेंटर से पास होने वाली को C2 बोलते हैं। फेसेस कितनी होती हैं 6, तो कितनी हो जाएंगी 3। कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो कितनी हो जाएंगी 4। अपोजिट से जाना है ना, 2 से ही तो बनेगा, डंडा कहां लगाओगे, एक्सेस कहां बनाओगे, 2 पॉइंट ही तो ज्वाइन करोगे। ठीक, और एजेस कितनी होती 12, तो 6 मिलेंगी, सिंपल सा है ना। फटाफट से नोट कर लो, लिख लो बेटा, है ना। चलें आगे बढ़े, चलो आ जाओ जरा इधर आ जाओ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। कैसे, सेंटर ऑफ सिमिट्री पर क्या आता है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एज सेंटर या कॉर्नर, बताओ क्या आता है। सेंटर ऑफ सिमिट्री पर क्या आता है, बॉडी सेंटर, कॉर्नर, एज सेंटर या फेस सेंटर, बोलो। साफ साफ लिखा आपके सामने बॉडी सेंटर, यह आपको पता होना चाहिए किस पर क्या आता है। अगला देखो, आर पॉस पर क्या क्या आता है, बहुत ध्यान से देखना। आर पॉस पर क्या क्या आता है, समझना जरा बात को। ये क्या है एज सेंटर, ये क्या है एज सेंटर, ये क्या है एज सेंटर और ये क्या है एज सेंटर। ठीक, तो आर पॉस पर आते हैं एज सेंटर, कितने आते हैं 4, सही है, 4 एज सेंटर आ गए। अब ध्यान से सुनना, और क्या आता है, और भी आते हैं, ऐसा थोड़ी अभी इतने ही आएंगे, और भी आते हैं। देखो ये क्या है फेस सेंटर सीलिंग का, ये क्या है फ्लोर का फेस सेंटर। ठीक, ये फ्रंट का फेस सेंटर और ये बैक का फेस सेंटर। ठीक है, साइज बराबर, बस ऐसे ही बना रहा हूं मैं समझाने के लिए। तो मुझे बताओ फेस सेंटर कितने आते हैं इस प्लेन में, 4। अगर मैं आरपॉस लूं 4 फेस सेंटर आ गए। और क्या पास होगा बेटा, सिमिट्री तो तुम्हारी तभी बनेगी जब सारी की सारी चीजें बॉडी से पास हो, चाहे तुम्हारी एक्सिस हो चाहे प्लेन हो। ठीक है, तो बॉडी से पास होने का मतलब क्या है, बीचों बीच एक गोला और बना देता हूं, उसको बोल रहा हूं मैं बॉडी सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया क्या बॉडी सेंटर। ठीक है, कितने होते हैं बॉडी सेंटर, एक ही होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं आर पॉस पर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, आप बोलोगे सर 4 एज सेंटर आते हैं,
4 फेस सेंटर आते हैं और 1 बॉडी सेंटर आता है। अगर मैं इस प्लेन में ढूंढने जाऊं कौन कौन से पॉइंट मुझे मिलेंगे, बॉडी सेंटर 1 मिलेगा, तभी तो सिमेट्री आएगी, बीच से ही निकलोगे हमेशा। ये हो गए 4 जो येलो से बनाए हैं एज सेंटर, जो व्हाइट से बनाए वो 4 फेस सेंटर हो गए। आपने डायग्राम ये बना रखा था, बस इनको नोट कर लो यहां पर फटाफट से, ऐसे गोले गोले मार के लिख लो, एज सेंटर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, लिख लो जल्दी फटाफट से। जैसा बोलते जा रहा हूं वैसा करते जाओ, क्वेश्चन बना ले जाओगे। लिखो लिखो लिखो, बनाओ बनाओ, नोट कर लो तो बता देना सर। टोटल 9 आइटम आएंगे इस पे। सही है एकदम। तू ही वजह तेरे बिना। एक पूछ रहा सिमेट्री क्या है, अभी तक इसी से नहीं उबर पाए तुम। सिमेट्री का मतलब ऐसा प्लेन जिससे क्यूब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, ऐसी एक्सिस जिससे क्यूब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, ऐसा पॉइंट जो हर एक कॉर्नर बराबर डिस्टेंस पर आए, है ना। चलें आगे बढ़े। ये आर पॉस की बात कर ली। अगला देखो, अब आप मुझे बताओ डी पॉस में कौन कौन से एटम आएंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, ऐसा बोलो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। एक ये कॉर्नर, देखो एक ये कॉर्नर, एक हो गया, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर। 4 कॉर्नर आ गए, ठीक। इनको लिख देता हूं मैं, 4 कॉर्नर्स हो गए आपके भैया। और सोचो और क्या आता है इसमें, ध्यान से देखना जरा, मैं सोचवाता हूं। देखो ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ठीक, 2 फेस सेंटर आ गए। कितने आ गए, 2। और सोचो एज सेंटर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखो एक ही एज सेंटर, एक ही एज सेंटर इस प्लेन से पास होने वाला, ये हो गया भैया एज सेंटर। कितने आ गए, 2। और बीचों बीच देखो बॉडी सेंटर तो हमेशा ही पास होगा ना, बीचों बीच मिलेगा क्या, बॉडी सेंटर। कितने होते हैं बॉडी सेंटर किसी भी क्यूब में, एक ही तो होता है। तो डी पॉस अगर तुम किसी भी क्यूब में सोचोगे तो वहां पर 4 कॉर्नर आते हैं, 2 फेस सेंटर, 2 एज सेंटर और 1 बॉडी सेंटर, ठीक है। तो 1 2 3 4 कॉर्नर, 2 एज सेंटर, 2 फेस सेंटर और 1 बॉडी सेंटर, तभी इसको डी पॉस बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम सारी सिमेट्री में पता कर लेंगे कौन कौन से पॉइंट से गुजरती है। ठीक है, 4 2 6 2 8 1 9 पॉइंट है ना। चलें, एक बच्चे ने पूछा आर पॉस 3 होता है तो मल्टीपल ना। आपको सिर्फ एक ही प्लेन के बारे में सोचना है, जितना मैं बोल रहा हूं उतना सोचते जाओ। क्यों, एग्जाम में ऐसा लिखा रहता है इफ ऑल द एटम्स टचिंग वन ऑफ द आर पॉस आर रिमूव्ड, वन ऑफ द आर पॉस। तो आपको एक ही प्लेन के बारे में सोचना है, ठीक है, ठीक है, एक ही प्लेन के बारे में सोचना है, समझ गए, एक ही प्लेन के बारे में सोचना है। चलो भाई ये हो गया। अगला एक्सेस वाले तो बहुत आसान, देखो बना ही रखे हैं यहां, तो देखो जरा ध्यान से। अगर मैं C4 की बात करूं तो क्या क्या आएगा बताओ, इसमें तो बहुत आसान है। एक फेस सेंटर आएगा ऊपर, एक फेस सेंटर आएगा नीचे, और बेटा एक आएगा बॉडी सेंटर। बॉडी तो हमेशा ही आता है, तो यहां पर क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा यहां पर देखो, बॉडी सेंटर आएगा कितने, 1। फेस सेंटर कितने आएंगे, 2। सीलिंग और फ्लोर, ओ भाई सीलिंग और फ्लोर, सीलिंग और फ्लोर है ना, नोट कर लो फटाफट से। 3 एटम रिमूव होंगे अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, इफ ऑल द एटम्स टचिंग वन ऑफ द C4 एक्सेस आर रिमूव्ड, ऐसे लिखा रहता। अभी करवाऊंगा सवाल, है ना। तो पहले तुम ये देख लो कि इस एक्सेस से गुजरने वाले कौन कौन से एटम होते हैं, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखना जरा,
चलूं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना। अगला अगला है C3 वाला। C3 में क्या क्या आएगा देखो, C3 में क्या क्या आएगा? एक ये कॉर्नर, एक भाई बॉडी डायगोनल होता है ना, ये तो दो कॉर्नर हो गए, और बेटा एक हो गया बॉडी सेंटर। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है, ऐसा होता है, नोट कर लो, लिख लो जरा इसके बारे में। ये क्या है? बॉडी सेंटर कितने? एक, और ये कॉर्नर कितने? दो। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया, एकदम सही, सही तो जा रहे हो यार, दो कॉर्नर, बहुत बढ़िया लिख रहे हो यार। चलें आगे बढ़े। ठीक, तो चलो ये हो गया। अगला देखिए C2AOS, देखना जरा इसमें क्या क्या आता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें आ रहा है एक एज सेंटर इधर और एक एज सेंटर इधर, और बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर ये देखो इधर, तो दो एज सेंटर एक बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर तो बेटा हमेशा ही आता है ना, एक बॉडी सेंटर गुजरेगा और दो एज सेंटर। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। बस अब आप सारे सवाल बना लोगे अगर आपको ये पता चल गया तो मजा आ गया भाई। ठीक है, अब हम करेंगे सवाल। पहले आप ये लिख लो फटाफट से, लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा एकदम बेहतरीन। चुटकियों में सवाल बनने लगेंगे अब आपसे, ऐसे यो में। कैसे? यो में। चलें आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़िए। एक सवाल आपके सामने ये रहा, ये एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है, फिर थोड़ा सा अच्छा इसका अगला वाला आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। इफ एटम ए इज प्लेस्ड ऑन ऑल कॉर्नर्स, बी एट बॉडी सेंटर, सी एट फेस सेंटर एंड डी एट एज सेंटर, फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हो सकता है लास्ट टाइम पे अपन ने किया हो, नहीं किया तो एक बार फिर कर लो, मतलब किया है तो एक बार फिर कर लो, नहीं किया तो पहली बार कर लो। ए, बी, सी और डी कहां कहां पर हैं बेटा? देखेंगे। ए वाला है आपका कॉर्नर्स, कहां है? कॉर्नर्स कितने हैं? 8 इंटू 1/8, सही है एकदम, कॉर्नर्स। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर एक। सी कहां है? फेस सेंटर कितने? 6 इंटू 1/2, आधा होता है ना कॉन्ट्रीब्यूशन फेस का। ठीक है, एज सेंटर कितने? 12 होते हैं इंटू 1/4। आंसर आ गया 1 1 3 3, ए बी C3 D3। देखो जरा, चेक करो जरा, अरे क्लियर है भाई, सही है ना एकदम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब अच्छा सवाल आगे आएगा, ये तो सबका ही आ गया। अगला वाला आए तब मजा है, ये तो आ गया, अगला आए तब मजा है। कौन सा? अगला आए तब मजा है। ठीक है, तैयार हो गया? तैयार हो? तैयार हो? यस सर, तैयार हैं एकदम, आ जाओ, करें स्टार्ट। रेडी स्टडी ओ, आ जाओ जरा, सवाल को ध्यान से पढ़ो, पहला मैं करके बताऊंगा, ठीक है, फिर आप कर लेना। अगर ए एटम कहां प्लेस है? ए कहां है? कॉर्नर्स पर। बी कहां है? बॉडी सेंटर। सी कहां है? फेस सेंटर। और डी कहां है? एज सेंटर। अब ध्यान से देखो जरा क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से। इफ ऑल द एटम्स टचिंग वन ऑफ द आरपॉस आर रिमूव्ड, वन ऑफ द आरपॉस आर रिमूव्ड, क्या लिखा है? सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। इफ ऑल द एटम्स टचिंग वन ऑफ द आरपॉस आर रिमूव्ड, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि आरपॉस पर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कलाकारी जो करी थी उसको देख लो जरा, आ जाओ जरा।
तो आर पॉस पर आने वाले कौन कौन से पॉइंट हैं? 4 एज सेंटर हटाने हैं, रिमूव करना है। 4 फेस सेंटर हटाने हैं। बॉडी तो बेचारा हमेशा ही हटेगा, बॉडी हट गया बस, और क्या? 4 4 और 1 ही, मतलब 9 हटाने टोटल। 4 एज सेंटर, 4 फेस सेंटर, 1 बॉडी सेंटर। देखो कॉर्नर को छेड़ना है क्या? नहीं, तो ए को नहीं छेड़ना, 8 इंटू 1/8। बी बॉडी सेंटर चला गया बेचारा, 0 बचा। 4 फेस सेंटर हटाने हैं तो 2 बचे। कंट्रीब्यूशन तो वही होता है, वो थोड़ी चेंज होता है, 1/2। और एज सेंटर 4 हटाने हैं, 12 होते हैं, 4 हटाने हैं, 8 बचे। आंसर आ गया। ध्यान से सुन लो जरा, ध्यान सुन लो जरा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान दे, ध्यान दे। इधर ए क्या आ गया? 8 इंटू 1/8। छेड़ना नहीं इसको, कॉर्नर को नहीं छेड़ा, आर पॉस पे कॉर्नर नहीं आते, है ना। बॉडी चला गया। 4 चले गए क्या? फेस सेंटर 2 बचे, और 4 चले गए क्या? एज सेंटर 8 बचे। आंसर आ गया आपका 1। ये तो 0 ही है ना। ये कितना? 1। ये कितना है? 4। आंसर है ACD4। चेक करो जरा, ACD4। ACD4 आ रहा है। नहीं सॉरी, गलत कर दी, गलत कर दिया। ओ भाई रुको 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 रुको, अरे भाई रुको रुको रुको, यहां 1/4 आएगा, 1/2 क्यों लिख रहा हूं? ACD2 आएगा आंसर। अरे भाई कौन लिख रहा है ये 1/2 यार? ACD2 कौन लिख देता है ये सब? ACD2 इज द राइट आंसर। चेक कर लो जरा एक बार, ACD2 इज द राइट आंसर। कितने लोगों का आ गया था भाई? सही कर दिया, ACD2 है ना। यस सर, आगे बढ़े, अगला करोगे, अगला करोगे, आगे बढ़े। ACD2 आया था, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ूं? अरे क्या बात है, सही था। अरे क्या बात है। अगला देखो जरा, नेक्स्ट सवाल पढ़ो जरा। अब उन्होंने आर पॉस की जगह क्या कर दिया? यहां डीपॉस। क्या? डिपॉस। क्या कर दिया? डिपॉस। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पर अब कौन कौन से हटेंगे? वही रिमूव कराना है, क्वेश्चन पढ़ लो। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पे कौन कौन से हटेंगे? ध्यान से देखेंगे बेटा, ऐसा ऐसा। आ जाओ जरा। 4 कॉर्नर हटेंगे, 4 कॉर्नर। 2 फेस सेंटर हटेंगे, 2 एज सेंटर और 1 बॉडी सेंटर। 4 2 6 2 8 1 9 आइटम हटेंगे। 4 कॉर्नर, 2 फेस सेंटर, 2 एज सेंटर, 1 बॉडी सेंटर। आ जाओ जरा, हटाते हैं। 4 कॉर्नर हटाए तो 4 कॉर्नर बचेंगे। 4 इंटू 1/8। बी बता दो, ये तो बेचारा चला जाता है। सी बता दो, सी बता दो, सी बता दो। क्या हटाना है मुझे? कितने हटाना है डी पॉस पे? 2 फेस सेंटर और 2 एज सेंटर भी हटाने ना। अगर 2 फेस सेंटर हटाने तो 4 बचेंगे, और मुझे 2 एज सेंटर हटाने हैं तो 10 बचेंगे। कंट्रीब्यूशन 1/4। चेक कर लो, ये कितना आ गया? 1/2। ये तो हट गया, 0 हो गया। ये आ गया 2, ये आ गया 5/2। आंसर A 1/2, C2, D 5/2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्यों फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं ना। तो A C4 D5। चेक करना जरा, क्या मेरा सही है? क्या मेरा सही है? चेक करो जरा। अरे 8 कॉर्नर थे ना, 4 हटाने थे इसमें। चेक करो जरा एक बार, क्या ये सही है? AC4 D5 सही है क्या? जल्दी से बोलेंगे। यस सर। बेटा फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रैक्शन में नहीं लिखते। सबका सही है। अरे वाह, क्या बात है। एक और हो जाए, एक और हो जाए, एक और हो जाए। यस सर, एक और। तैयार हैं? अरे वाह, मजा आ गया आज तो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब यहां कह रहे हैं डायड एक्सिस से हटाने। सारी कहानी वही है, डायड एक्सिस से हटाने। अब मुझे बता, डायड एक्सिस कौन सी होती है? C2। और C2 कौन सी एक्सिस होती है? अपोजिट एज सेंटर से पास होने वाली। और अपोजिट एज सेंटर से पास होने वाली मतलब बॉडी सेंटर भी तो आएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात की थी। मतलब टोटल 3 एटम हटेंगे, 2 एज सेंटर, 1 बॉडी सेंटर। ये रहा, देखो चेक करो, 2 एज सेंटर और 1 बॉडी सेंटर हटेगा। ठीक है, आ गया आंसर अब आपका। आ जाओ जल्दी, फटाफट लिख लो।
ए को नहीं छेड़ना ना बेटा, ए को नहीं छेड़ना, बी तो बेचारा हमेशा ही चला जाता है। सी फेस सेंटर भी नहीं छेड़ना, एज सेंटर कितने छेड़ने, दो, दो हटा दो 10 बचे। आंसर 1 0 3 और 5/2। AC3D5/2, 2 से मल्टीप्लाई, A2 C6D5, 26 5। ये लो आया आंसर, आया आंसर, चेक करो, आया आंसर, आया आंसर। A2C6D5, A2C6D5 कितने लोगों का आया? अरे बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन यार, अब ये नहीं कर पाओगे मल्टीप्लाई डिवाइड यार। यस सर। अरे यार कह रहे क्वेश्चन पूरा पढ़ो। अरे क्वेश्चन में वही तो लिखा है यार, तुम नहीं पढ़ रहे हो क्या क्वेश्चन? ए कॉर्नर पे बी बॉडी है, मैंने ही तो क्वेश्चन लिए हैं ये, मुझे तो पता ही है ना। तुम तो पढ़ो क्वेश्चन, जहां चेंज है वही तो मैं बता रहा हूं। डायरेक्ट एक्सिस आ गया, पहले वाले में आर बॉस था, दूसरे वाले में डी पॉस था, तीसरे वाले में, अब अगले वाले में ट्रायड आ जाएगा। देखो क्वेश्चन पूरा सेम है बेटा, है ना। चलो भाई अगला पढ़ो। देखो अब यहां ट्रायड आ गया, देखो सारा क्वेश्चन सेम ही है यार। अगला अब आ गया ट्रायड। अब मुझे बताओ ट्रायड एओएस में क्या करेंगे? ट्रायड एओएस में बोलो, ट्रायड कौन सी होती है? C3। C3 कौन सी होती है? बॉडी डायगोनल। कौन सी होती है बेटा? बॉडी डायगोनल। दो कॉर्नर एक बॉडी सेंटर, दो कॉर्नर एक बॉडी सेंटर, दो कॉर्नर एक बॉडी सेंटर। दिखा दूं क्या? अरे आपने भी तो लिख रखा है कॉपी में, अपनी कॉपी में देखो C3 जो कहा होगा। C3 देखना जरा भाई, दो कॉर्नर एक बॉडी सेंटर, खत्म। दो कॉर्नर एक बॉडी सेंटर, ए कॉर्नर हटेंगे दो, 6 बचेंगे। बी हट गया, सी छेड़ना नहीं, डी छेड़ना नहीं। 12 × 1/4 आंसर ए 3। ए मत लिखो, 3/4, 2 से डिवाइड करा, ये तो 0 ही है। 3 ए 3/4 C3D3। 3 से डिवाइड कर दूं पहले, 3 से डिवाइड किया तो 1/4 C और D, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया AC4D4। चेक करो जरा क्या मेरा सही है? AC4D4। सिमिट आपको सिंपलेस्ट लिखना होता है ना, जल्दी बोलो फटाफट से। एक बच्चा लिख रहा रेनिंग इज कमिंग। रेनिंग इज कमिंग तुम्हारे घर पे। आई एम गिविंग लेक्चरिंग। चलो आगे बढ़े। चलो देखना जरा, हो गया ये सबका आंसर आ गया होगा। आ गया आंसर? यस सर, AC4D4 सही है, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा, टेट्राड एक्सिस सवाल पढ़ देना बेटा, है ना। टेट्राड एक्सिस, चलो भाई आओ। टेट्राड एक्सिस, टेट्राड एक्सिस देखना जरा। टेट्राड कौन सी होती है बेटा? C4। कौन सी C4? कौन सी वाली? अरे सीलिंग और फ्लोर के बीच में डंडा लगाने का, सीलिंग और फ्लोर के बीच में डंडा लगाने का। तो दो फेस सेंटर इज गोइंग एंड 1 बॉडी सेंटर इज गोइंग, ठीक है। तो 2 फेस सेंटर एंड 1 बॉडी सेंटर। चेक कर लो जरा एक बार, कहां गया ये? देखो जरा, 2 फेस सेंटर और 1 बॉडी सेंटर, ठीक है। बस फिर क्या आ गया आंसर, देखो। अरे भाई, अरे भाई, कॉर्नर छेड़ने का नहीं, बॉडी सेंटर चला जाएगा। सी फेस सेंटर 4 बचेंगे, 2 गए, और एज सेंटर छेड़ने का नहीं। 12 × 1/4, ये आ गया 1, ये 0, ये 2, ये 3। आंसर ए C2D3। चेक करो जरा एक बार। मेरी राहें तेरे तक है, सही है क्या आंसर? जल्दी बोलो, क्या ये आंसर सही है? चेकिंग चेकिंग प्लीज चेकिंग।
माई आंसरिंग इज राइटिंग और नोटिंग, जल्दी बताओ फटाफट से। AC2D3, AC2D3, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस सर। आज तो फॉर्म में चल रहे हो, ये गज्जब गज्जब। बस हो गया, और क्या, इतना आसान था यार आज का। और देखो, और करोगे, चलो कुछ और हो जाए। देखने में आंसर एकदम, ये क्वेश्चन एकदम सीधा सा लगता है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, ध्यान से देखना। इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, देखो अभी तुम ही कर दोगे, देखना अभी। सवाल पढ़ो, अब सवाल चेंज हो गया, ठीक है। अब सवाल चेंज हो गया। इफ एटम ए इज प्लेस्ड ऑन ऑल कॉर्नर्स, बी एट अल्टरनेट फेस सेंटर, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। बताओ। इस वाले में बेटा ध्यान से करना, कभी कभी गलत भी, अरे आ गया गलत, बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाह रहा था। तुमको कितना भी बताओ तुम गलत, अभी और भी करेंगे, देखो। हाँ, एक का अच्छा है, एक का सही है, दो का सही है, तीन का सही आया, बहुत सही। अब आ रहे हैं, सही भी आ रहे हैं आंसर, लेकिन कई लोग गलत लिख रहे हैं, गलत गलत गलत, गलत, बहुत गलत कर रहे हो। ना 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 ना, कई लोगों का सही है, लेकिन कई लोगों का गलत। जो मैं कह रहा था ना, वही गलती करी है, वही गलती, वही गलती, वही गलती, देखो वही गलती करी है, वही गलती करी है। अभी देखना, मैं सॉल्व करूंगा। हो गया गलत भाई, हो गया, हो गया। अब देखो जरा, अगर ए ऑल कॉर्नर्स पर है तो ए कितने होंगे, 8 × 1/8। और बी पता है कितने होंगे, 6 फेस सेंटर होते हैं, तो अल्टरनेट कितने होंगे, 3। यही तो गलती कर रहे हो तुम सबसे बड़ी, 3 थोड़ी होंगे, अल्टरनेट तो 2 ही होंगे ना, 3 नहीं होंगे भाई, तुमने गलत कर दिया। अरे यार 6 दीवारें हैं, अल्टरनेट सोचो। सीलिंग पर मैंने एक एटम रख दिया, सीलिंग पर, ऊपर सीलिंग पर रख दिया, तो कहां नहीं रख सकता मैं, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, तो इन 4 जगह नहीं रख सकते, तो कहां रखोगे, फ्लोर पे ही रखोगे ना, तभी तो अल्टरनेट आएगा, एक छोड़कर एक। इसका मतलब आप जो 3 सोच रहे थे वो 3 नहीं 2 हैं एक्चुअल में। जिन लोगों ने ये सोचा, बेटा बहुत बेहतरीन चल रहा है तुम्हारा दिमाग, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलाते रहो। ए बी इज द राइट आंसर, समझे। A2B3 गलत कर गए तुमने सोचा अल्टरनेट का मतलब डिवाइड/2 होता है। आगे बढ़े क्या, तो बेटा ये हो गया आपका। अगला सवाल भी गलत करोगे, देखना। ए बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जिनने गलत किया, बेटा डिवाइड/2 खेल लो तुम्हें जीवन में। आगे बढ़े क्या, अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये भी गलत करोगे, ये भी गलत करोगे, देखना। ये भी गलत करोगे, देखना। चलो भाई। एक तो लिख रहा मैं गधा। मैं गधा, चलो इधर आओ, कोई बात नहीं बेटा। गधा स्क्वायर होने वाला है इसमें। चलो शुरू करो, फटाफट से जल्दी आंसर करो। अब क्या है, पहले देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो। ए एटम कहां है, ऑल कॉर्नर्स। बी एट अल्टरनेट एज सेंटर, ये देखो जरा, अल्टरनेट, अल्टरनेट एज सेंटर, देखना जरा ध्यान से, फिर गलत करोगे। अल्टरनेट एज सेंटर, अल्टरनेट एज सेंटर, ध्यान सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं कॉर्नर 8 हैं, तो 8 हैं, बहुत बढ़िया। अल्टरनेट एज सेंटर पता है कितने होंगे। अब जो लोग ये सोच रहे हैं 12 का आधा 6, बेटा गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअल में अल्टरनेट 4 होंगे। कैसे होंगे, अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो। ये मेरे पास एक क्यूब है, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ऐसा 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 ऐसा, देखना। अल्टरनेट एज सेंटर बनाने ना, अगर मैंने एक यहां रखा एटम, ध्यान सुनना, एक यहां रखा, तो अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, तो तुम यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते, कहां रखोगे, इधर। अगर तुमने इधर रखा तो तुम यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते, कहां रखोगे, इधर। और तुमने अगर इधर रखा तो तुम यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते, किधर रखोगे, इधर। तो टोटल 4 आएंगे, देखो एक दूसरे का अल्टरनेट है ये, है ना। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, आंसर ए बी। अगेन फिर से ए बी आंसर आएगा, चेक कर लो जरा एक बार। ए बी एकदम सही है जिन लोगों ने किया था।
जिन लोगों ने किया था ए भी एकदम सही, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक होता है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, क्लियर, समझ गया बात को, बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन, ये कहानी है। चलो भाई आगे बढ़े, पैकिंग पढ़ लेते हैं, छोटी सी है। 1D में पैकिंग, 2D में पैकिंग। पैकिंग का मतलब क्या होता है, एटम्स का हम अरेंजमेंट करेंगे और डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। एटम्स का अरेंजमेंट मतलब आप ये मान लो कि आपके पास दो टाइप की पैकिंग आज हम पढ़ने वाले हैं, एक 1D और एक 2D, ठीक है। सिलेबस में 3D वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद 2D, और 1D छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीक्वेंस पढ़ा दूं 1D 2D 3D, अच्छा लगेगा आपको, है ना। 1D का मतलब आपके पास कुछ डिस्क हैं, ठीक है, डिस्क मानते हैं अपन 1D और 2D में, कुछ डिस्क है, CD मान लो, है ना, वो डिस्क है और उसको तुम्हें अरेंज करना है, ठीक है। एटम को यहां डिस्क मानते हैं, ध्यान रखना। 3D में एटम को स्फीयर मानते हैं। तो डिस्क को तुम्हें अरेंज करना है, कैसे अरेंज करोगे, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। अगर मैं 1D में अरेंजमेंट आपको समझाऊं तो कैसे अरेंज करोगे, एक डिस्क ऐसे रख दी, उसके चिपका के दूसरी डिस्क ऐसे रख दी, इस टाइप से आप डिस्क रखते जाओ। कहां पर रखोगे, एक ही लाइन में रखोगे, तभी तो 1D बोलोगे इसको, है ना। 1D क्यों बोला आपने, एक ही लाइन में रखना है, ठीक है। तो एक ही लाइन में आप एटम का अरेंजमेंट करते जाओ, ये क्या है, सब डिस्क है, ठीक। और इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, एक लेयर बोल दो कोई भी, तो मैं बोल रहा हूं लेयर ए। तो एक ही लेयर से, एक ही लेयर मतलब आपने सारे एटम एक ही लेयर में अरेंज कर दिए, ठीक है। सारे एटम का साइज भी सेम है, क्या मानते हैं हम, डिस्क मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1D में अरेंजमेंट। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या पूछ सकते हैं, पैटर्न पूछ लेंगे, नंबर 1। अगर कभी पूछना चाहें वो, तो पैटर्न क्या होता है, तो आप बोल दोगे ए लेयर होती है बस, ठीक। और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकते हैं, बताओ किसी भी एक एटम को पकड़ लो यार, पकड़ो, इसको पकड़ लेते हैं, ये कितने को टच कर रहा है, बताओ कितने को टच कर रहा है, इसको और इसको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गई, 2। बस ये दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। 1D का मतलब क्या होता है यार, 1D मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में अरेंज करना। हम ये पैकिंग पढ़ते क्यों हैं, आप पैकिंग इसलिए पढ़ते हो कि पैकिंग की मदद से आप पहले यूनिट सेल का आइडिया लगाओगे और उन यूनिट सेल को आप फिर यूज करोगे आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में, ठीक है। धीमे धीमे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम पढ़ेंगे बेटा आयनिक कंपाउंड। जैसे आपने सुना होगा NaCl, तो एक्चुअल में आपने NaCl जो सुना है वो Na+ और Cl- सुना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। NaCl का एक बड़ा सा लैटिस होता है, तो तुम्हें उसमें पता होना चाहिए किस टाइप की उसमें पैकिंग होती है। तो हम पहले इंडिविजुअल पैकिंग पढ़ लेंगे, फिर आयनिक कंपाउंड में उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे आयनिक कंपाउंड का आइडिया लगता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं पैकिंग, ठीक है, ठीक। चलो बहुत सिंपल है, तो खैर इसको छोड़ भी दो, कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां ध्यान देना इस पर, ठीक है। पैकिंग इन 2D में बेटा दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपन क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D, और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, आज इतना ही है ना, बहुत छोटा सा, ध्यान से देखना। अब एक कह रहा सर लास्ट एटम को पकड़ो, बेटा जब तुम लेयरिंग करते हो ना तो इनफाइनाइट एटम मान लेते हैं, ऐसा कि बहुत सारे यहां भी बढ़ रहे हैं यहां भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लास्ट वाले को पकड़ लिया आपने, है ना। अगर तुम्हें इंडिविजुअली कोई बोल दे कि बताओ 1D में लास्ट एटम का, अगर बोल दे तो तुम बोलना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है। अगर तुमसे पूछा जाए ऐसे कि लास्ट एटम का क्या होगा, वैसे तो हम इनफाइनाइट मानते हैं, लेकिन मान लो पूछ लें वो, तो है ना, लास्ट एटम का क्या होगा, तो 1 होगा, ठीक है। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो करना है, बोले तभी करना। चलें आगे बढ़े, पैकिंग इन 2D देखना जरा। क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे बनेगी, मैंने आपको बहुत सारी डिस्क दे दी, ठीक है, CD दे दी, तो आप क्या करोगे, डिस्क को कैसे अरेंज करोगे देखना 2D में, ध्यान से देखना जरा। भाई 2D में जाओगे तो 1D से ही तो जाना पड़ेगा, है ना। तो ये पहले मैं 1D बना दूं, फिर 1D को कन्वर्ट कर देंगे 2D में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं इधर इधर, है ना। अब इसको मैं बोल रहा हूं एक लेयर, कौन सी लेयर बोल रहा हूं, लेयर ए। ये यहां तक आपका 1D चल रहा था, ठीक। अब इसको 2D में बनाना है और स्क्वायर बोलना है, ठीक है बेटा। 2D में क्या बोलना है इसको, स्क्वायर। तो क्या करोगे, सेम ऐसी ही लेयर रिपीट कर देंगे, कहां, नीचे। सेम ऐसी ही लेयर रिपीट कर देंगे, कहां, नीचे, और ऊपर भी कर देंगे। तो मैं सिर्फ यहां नीचे लिख के बता देता हूं ना, ऐसे बहुत सारा पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसी ही लेयर हम क्या कर देंगे बेटा, रिपीट। तो ये लेयर क्या बोलोगे, सेकंड लेयर को क्या बोलोगे,
सेकंड लेयर को क्या बोलोगे? ये भी तो बेटा लेयर ए ही है, ये भी तो तुम्हारी लेयर ए ही तो है। ऐसे ही तुम नीचे आते जाओ, ऊपर चलते जाओ, राइट चलते जाओ, लेफ्ट चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, इधर चलते जाओ, इधर चलते जाओ, ऐसे, ठीक है, ऊपर चलते जाओ, नीचे चलते जाओ, राइट चलते जाओ, ठीक है। मैंने सिर्फ यहां पर 8-10 बॉलें, 10 हैं ना, 10 बॉलें में ऐसे 10 डिस्क बना रखी हैं, बाकी तुम इधर बढ़ोगे, इधर बढ़ोगे, इधर बढ़ोगे, इधर बढ़ोगे, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में बढ़ सकते हो। तो ये है आपका क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब मैंने इसको स्क्वायर क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं इस पैकिंग से यूनिट सेल ढूंढना चाहूं तो मुझे स्क्वायर यूनिट सेल मिलेगी। कैसे? बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा मैं इसका 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 और इसका सेंटर ज्वाइन कर दूं, ध्यान से देखना, तो मुझे एक स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा। इन सब के सेंटर को ज्वाइन कर दो, इन सब के सेंटर को ज्वाइन कर दो, तो आपको एक स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा, जिसका नाम मैं लिख रहा हूं ए, बी, सी और डी। ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट में मान सकता हूं यूनिट सेल, इसी को तो बोलते हैं यूनिट सेल, सिंपलेस्ट यूनिट, है ना, ठीक है। लेयर बी इसमें कोई नहीं होती, सारी लेयर ए होती है, सारी लेयर ए होती है, है ना। तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो मुझे एक यूनिट सेल बनती हुई नजर आ रही है। फटाफट से इसका डायग्राम आप बना लो, है ना, ठीक है, रफ स्केच बना लो, बाकी पीडीएफ तो आई जाएगी, आप बना लो ऐसे 4 गोले, 4-4, 5-5 गोले, ठीक है, ठीक है। जल्दी फटाफट से बनाओ, फिर मैं इससे रिलेटेड आपको बताता हूं क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो तो बता देना, नोट कर लो तो बता देना, जल्दी फटाफट से। क्लियर? डन हो गया? अब आप देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। पहला, नंबर 1, कौन सा पैटर्न होता है, मतलब लेयरिंग क्या होती है? तो पैटर्न इसमें होता है बेटा ए ए ए ए ए ए एंड सो ऑन, इस टाइप से लेयरिंग होती ना, टाइप ऐसे लिख देते हैं। तो ए ए ए ए टाइप, ऊपर बढ़ो, नीचे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो, हर डायरेक्शन में 2D में चलना, लेकिन, है ना। तो ये पैटर्न फॉलो होता है। सेकंड, कौन सी यूनिट सेल बनती है, ये पूछेंगे आपसे, यूनिट सेल बताओ, ठीक है, यूनिट सेल बताओ। और क्या पूछेंगे आपसे? जेड इफेक्टिव पूछेंगे आपसे। और क्या पूछेंगे आपसे? कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकते हैं आपसे। और क्या पूछेंगे? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है, ये पॉइंट्स आपसे पूछ सकते हैं, रिलेशन बिटवीन ए, छोटा वाला ए, एंड आर। एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं हम, है ना। चलो भाई आना जरा। यूनिट सेल का नाम क्या है, बोलो, यूनिट सेल का नाम क्या है? देखो क्या बन रही है, कैसी यूनिट सेल बन रही है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनने वाली यूनिट सेल भी क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? स्क्वायर यूनिट सेल। किसमें? 2D में, ठीक। चाहो तो यहां आप रफ स्केच इसका ऐसे दिखा सकते हो, आपकी इच्छा है, इस तरीके से बना के दिखा दो। तो ये यूनिट सेल इसमें बन रही है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट सेल है, बहुत सही। जेड इफेक्टिव बताओ जरा, जेड क्या है? जेड क्या है? जेड इफेक्टिव मतलब जेड या रैंक बोलते हैं इसको, है ना। बताओ जरा क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। देखना जरा, पीछे चल रहा हूं, देखो। अब मुझे बात बताओ, इस यूनिट सेल के अंदर आने वाला कितना हिस्सा है? देखो, इस यूनिट सेल के अंदर आने वाला हिस्सा बताना। 1/4 बोल सकता हूं इसको, चेक करो जरा। 1/4 पार्ट होगा ना, 4 पार्ट हो रहे हैं ना। देखो, अगर मैं इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं तो 1/4 के 4 पार्ट हो रहे हैं। 1/4, 1/4, 1/4 और
1/4। तो 1/4 1/4 के 4 पार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4 क्या आ जाएगा? Z इफेक्टिव 1 आ जाएगा। सही है, अरे वाह क्या बात है, सबका ही सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो। कोई भी एक एटम पकड़ लो, आ जाओ जरा, कोई भी एक पकड़ लो। मान लो मैंने समझाने के लिए ये वाला पकड़ लिया, ठीक है, तो इसको कौन कौन टच कर रहा है? 1 2 3, और बेटा ऊपर भी तो लेयर होगी, लेयर तो ऊपर भी होगी ना, लेयर तुम्हारी ऊपर भी तो होगी बेटा, लेयर तुम्हारी ऊपर भी तो होंगी। तो कितने टच करेंगे बताओ? देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो अगर इस एटम को पकड़ा, आप कोई भी पकड़ सकते हो, 4 टच करेंगे। कितने टच करेंगे? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां क्या हो गया? 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपका? 4। बिल्कुल सही यार, यार क्या बात है, आज तो जलवे हैं एकदम, वाह। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर बताओ, दो एटम कहां टच कर रहे हैं बताना। अगर ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल की अगर मैं डिस्टेंस बोलूं ए है या एज लेंथ ए है, तो ए के फॉर्म में ए आएगा और आर के फॉर्म में डिस्क का रेडियस आर, इस डिस्क का आर, तो आर प्लस आर कितना होता है? वाह यार बहुत बढ़िया, 2r इज इक्वल टू ए। ऐसा क्यों हो रहा था मैं यहां बना के ही बता रहा हूं। दो एटम होते हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं, कहां पर टच करते हैं? कहां पर टच करते हैं? एज लेंथ। भाई ये एक का सेंटर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए के फॉर्म में ए आएगी और आर के फॉर्म में आर आर, 2r। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो 2r इज इक्वल टू ए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में बेटा, है ना, बिल्कुल डायरेक्ट सीधा आंसर लगाना। इसकी थ्योरी तो इसके क्वेश्चन होते हैं ना, फटाफट से नोट करो, फिर परसेंटेज, पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड निकाल लेते हैं, खत्म एकदम। नोट कर लो जल्दी से। लिख लो, लिख लो जल्दी, लिख लो तो बता देना। ठीक है, ठीक, चलें आगे। अब मैं निकाल रहा हूं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, देखना ध्यान से। 6th पॉइंट, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखना, अब ये 2D है, 2D में एरिया आता है, 3D में वॉल्यूम आता है। तो 2D में एरिया आता है तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनेगा Z इफेक्टिव इंटू एरिया ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब जरा पुट कर दो यहां पर, Z कितना निकाला था अभी तुमने? 1। डिस्क का एरिया अगर रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या थी? स्क्वायर, और स्क्वायर की एज लेंथ a है तो a स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा, बचपन की बातें हैं। ठीक, अब 2r इज इक्वल टू क्या होता है? a होता है, a को रख दो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई r स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर इंटू 100। नीचे 4r स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर घट गया, पाई बाई 4 इंटू 100, 25 पाई आ जाएगा। और 25 पाई को सॉल्व करते हैं तो 78.4 या 78.5 के आसपास आता है। याद भी करना है इसको, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा ये, अगर आएगा तो, है ना। तो 78.5% आया क्या? पैकिंग फ्रैक्शन। अगर ये पैकिंग फ्रैक्शन है तो वॉइड कितना है? सोचो जरा, अगर ये पैकिंग फ्रैक्शन है तो वॉइड कितना है? पॉइंट नंबर 7 लिख लेते हैं यहां पर। परसेंटेज वॉइड निकालना है तो कैसे निकालोगे? 100 माइनस परसेंटेज पीएफ, 100 माइनस 78.5 मतलब 21.5% इसका वॉइड आ जाएगा। अब ये वॉइड का मतलब क्या है? वॉइड का मतलब बेटा खाली जगह होती है। ठीक है, अब ये नोट करो, तो मैं वॉइड दिखा देता हूं आपको, पीछे बना रखा अपन ने डायग्राम, है ना। ठीक है,
क्लियर है सर, क्या बात है, आज तो आंसर आ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर एकदम। नोट कर लो, तो मैं वॉइड दिखा देता हूं कौन सा वॉइड होता है। ठीक है, बहुत सही बहुत सही। चलें आगे बढ़े, नोटेड। ठीक है, अब ये वॉइड का मतलब खाली स्थान, खाली जगह। देखो जरा, आपकी जो ये यूनिट सेल थी तो उसमें वॉइड ये रहा, ये खाली जगह है। ठीक है, तो ये वॉइड होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो खाली जगह है ये वॉइड है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 2D वाला, ये आपने नोट कर लिया था। ठीक है, ये भी आपने लिख लिया था। ठीक है, अब चलते हैं हेक्सागोनल पर, लास्ट। अब अगर तुम्हें हेक्सागोनल पैकिंग समझानी है 2D में, तो कैसे लेयरिंग होगी वो समझ लो, बाकी सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक्स आ जाएंगी, है ना। अब ध्यान से देखना जरा, मेरे पास देखो हेक्सागोनल के लिए आपको 1D से तो चलना ही पड़ेगा ना 2D में। तो पहले मैं 1D बना लूं, ये होता है बेटा 1D 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 1D, ऐसा 1D। ठीक है, 1 डायमेंशन वाला, ऐसे आप बना सकते हो। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, लेयर ए। ध्यान से देखना, इसको क्या बोल रहा हूं, लेयर ए। क्या है बेटा, लेयर ए। ध्यान से देखते जाना। अब मैं सेकंड लेयर कैसे प्लेस करूं कि हेक्सागन बने, तो सेकंड लेयर को ध्यान से देखना मैं कैसे प्लेस कर रहा हूं, इन दोनों के बीचों बीच, इधर ध्यान से देखना, इन दोनों के बीचों बीच। और सभी का साइज सेम है, सभी गोले सेम साइज के। ठीक है, ये क्या है, डिस्क है एक्चुअल में, 2D है ना, तो बिल्कुल बीचों बीच रखना इसके। ध्यान से देखना, अभी आपको हेक्सागन बनता हुआ नजर आएगा। अभी रुको, तो ये लेयर कौन सी हो गई, लेयर बी। ये क्या हो गई, लेयर ए के बाद नीचे क्या रखा, लेयर बी। ठीक है, क्या है ये, लेयर बी। ध्यान से देखते जाना। अब जैसी ए लेयर थी वैसी ही तीसरी लेयर रिपीट कर रहा हूं। ध्यान से देखना, कहां रखूंगा मैं, ए लेयर जैसी रिपीट कर देना। देखो जैसी ए लेयर थी, जैसी ए लेयर थी वैसी ही रिपीट कर देना। क्या कर देना, रिपीट कर देना। ठीक है, ऐसी। क्लियर, कौन सी लेयर हो गई है, अगेन लेयर ए। फिर ऐसे ही आगे रिपीट करते जाओ, लेयर बी बनाओ, फिर ए बनाओ, फिर बी बनाओ। कैसा पैटर्न बनेगा, ए बी 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 ए बी। ठीक है, ऐसा होगा। अब तुम्हें हेक्सागन नजर आ रहा है क्या, अभी नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूं। अगर मैं इससे यूनिट सेल बाहर निकालूं तो यूनिट सेल कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। मैं यूनिट सेल बाहर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर ज्वाइन कर दूंगा ना, तो तुम्हें एक यूनिट सेल बनती हुई नजर आएगी। ध्यान से देखना, ये 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 देखो, नाम रख देते हैं इनका, ए बी सी डी ई एफ, और एक एटम बीचों बीच आ रहा है, इसको मैं जी बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, जी। तो ये हेक्सागन यूनिट सेल नजर आ रही है, देखो जरा, क्लियर है एकदम। देखो जरा, अगर मैं ये यूनिट सेल बाहर निकालूं तो ये हेक्सागन है आपका, कौन सा है, 2D। हेक्सागन क्या है, 2D। ठीक है, तो ये है हेक्सागन 2D। बना लो जरा, फिर इससे रिलेटेड हम बातें कर लेंगे, वही सारी जो पीछे करी थी। तो ये ए बी पैटर्न होता है, इसमें हेक्सागन यूनिट सेल होती है 2D। चलो भाई फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बाकी पॉइंट्स लिख लेंगे। बेंजीन जैसा दिख रहा है बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो तो आगे बढ़ेंगे, फिर नोट कर लो तो आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो ध्यान से देखना, अब चलें आगे बढ़े, डन। चलो अब मैं वही पॉइंट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बस अब आप मुझे बता देना कि हेक्सागन में क्या चेंज करेंगे। करना तो ऐसा ही है कुछ, है ना, हेक्सागन में क्या क्या चेंज करेंगे बस वो बता देना।
ठीक है, ध्यान से देखते जाना। चलो भाई शुरू करें। आ जाओ जरा, पैटर्न बोल दो जरा, क्या है पैटर्न? पैटर्न है बेटा ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप, इस टाइप का पैटर्न है। यूनिट सेल को क्या बोलोगे? यूनिट सेल यहां बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, या कुछ बुक में HCP2D भी लिखा रहता है, HCP2D यूनिट सेल है ना, या HCP2D। ठीक, बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। कैसे? ऐसे ऐसे। इस तरीके से आप दिखा सकते हो, A B C D E F और एक सेंटर पे पॉइंट G। ऐसा, ठीक है। हेक्सागोनल यूनिट सेल हो गई ए बी टाइप। जेड इफेक्टिव बताओ जरा, जेड इफेक्टिव क्या आएगा? उसके लिए तुम्हें डायग्राम पे चलना पड़ेगा पीछे, ठीक है। जेड इफेक्टिव जब आप निकालोगे, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना कितना कितना हिस्सा आ रहा है। बहुत ध्यान से देख लेंगे, बहुत ध्यान से देख लेंगे, बहुत ध्यान से देखो ये कितना हिस्सा है। अगर मैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं इस तरीके से, तो 1/3 के 3 पार्ट बन रहे हैं, 1/3 के 3 पार्ट बन रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, कितने पार्ट हैं? 6। और बेटा ये जी वाला पूरा का पूरा, ये तो इसके अंदर ही है ना, तो क्या आएगा? जी वाला पूरा मतलब 1 प्लस 6 पार्ट बन रहे थे 1/3 के, तो 6 इंटू 1/3 2 हो गया, प्लस 1 3 आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर पता, बहुत आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो ऐसे ही देख लोगे। तो जी वाले को पकड़ लो, ए बी सी डी ई एफ टच कर रहे हैं, है ना, ए बी सी डी ई एफ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गई? 6 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला बताओ, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर सेम रहेगा। क्यों? ध्यान से देखो जरा, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। देखो, अगर मैं ए और बी को पकड़ के बाहर निकाल लूं, ए और बी को, तो ऐसा दिखेगा, ए और बी ऐसा। यहां पर जो ए बी है वो, तो 2 एटम टच कर रहे हैं आपस में, वही एज लेंथ है, तो रिलेशन 2r इज इक्वल टू ए ही रहेगा, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर इसका पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड और खत्म। क्वेश्चन करेंगे कुछ, बस छोटे छोटे से क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं, 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इसको नोट कर लो तो आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक। चलो भाई, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया? यस सर, नोटेड। अब मुझे पैकिंग फ्रैक्शन बताना, ठीक है। इसको उठा के, नहीं नहीं, इसको कॉपी तो करें पहले, कॉपी, इसको उठा के इधर लाए। ओ भाई, क्या चेंज करना है बस वो कर देते हैं अपन। चलो भाई, अब देखना जरा, z क्या है आपकी बार? 3। एरिया ऑफ डिस्क पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल तो हेक्सागन है, हेक्सागन का एरिया क्या होता है? बचपन में आपने पढ़ा था, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इंटू 100। ये होता है एरिया ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। कैसे होता है एक बार याद दिलाता हूं, बचपन की यादें ताजा करते हैं। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। अब ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे होंगे? देखो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और 6th ये हो गया। तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, है ना। तो
तो ये आ गया आपका आंसर। देखो 3 से 6 उड़ा दो 2 बार, और 2 से ये उड़ा दो कितनी बार? 2 बार। 2 को ऊपर ले जाओ तो ये जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन, सही है, √3। ए को रख रहा हूं 2r का होल स्क्वायर इंटू 100। 2r का होल स्क्वायर होता 4r स्क्वायर, और 2 से नीचे वाला 4 2 बार कट जाएगा तो 2√3 बचेगा, और r स्क्वायर भी उड़ गया, तो पाई बाई 2√3। इसको रफ में सॉल्व करके देख सकते हो आप, इंटू 100। एफसीसी का हमने निकाला था, वहां आता है पाई बाई 3√2, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूं। एफसीसी का आता है पाई बाई 3√2, और एचसीपी 2D का क्या आता है? पाई बाई 2√3, 2D का है ना, ठीक है, ठीक। तो ये आ गया पाई बाई 2√3, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 91% सॉल्व करने पर। यहां पुट कर दो 100 माइनस 91, क्या आ जाएगा? 9%, ठीक है, ऐसा होता है। क्लियर? तो ये कहानी थी इसकी। एक बच्चा पूछ रहा है कि z इफेक्टिव 1/3 कैसे आया वो वहां पर, देखो जरा एक बार समझ लो। अगर मैं इस वाले स्फेयर की बात करूं तो ये 1/3 पार्ट कैसे आया? देखो, अगर मैं इधर एक लाइन खींच दूं सिमेट्रिकल, जैसे ये थी वैसे ये लाइन खींच दूं, एंगल 120 रहेगा सबका, तो 1/3, ये 1/3 और ये 1/3, 3 पार्ट होंगे ना, तो एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा आ रहा है? 1/3 आ रहा है ना, ऐसा होता है। क्लियर है मामला एकदम? ठीक है, तो ये आ गया आपका, इसको नोट कर लो जरा फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, मामला सेट है, बहुत बढ़िया। मामला सेट है। सवाल करोगे? कितने परसेंटेज याद करेंगे बेटा? जितने मैं बताऊंगा उतने याद करना है, ठीक है, वरना फिर सॉल्व करते रहना एग्जाम में। चलो भाई आ जाओ जरा, ऐसे आएंगे एग्जाम में, सीधा याद होगा तो कर दोगे। द परसेंटेज फ्री स्पेस है, अच्छा बायो में याद करते तो नहीं बोलते कुछ है, इनऑर्गेनिक याद करते तब नहीं बोलते, फिजिकल में 4-10% याद करने वो नहीं कर पाओगे। चलो आओ इधर, बनना भी डॉक्टर है तुम्हें, आओ इधर। द परसेंटेज फ्री स्पेस, दवाइयों का नाम कैसे याद करोगे? द परसेंटेज फ्री स्पेस इन HCP2D, फिर बोलोगे अरे इतनी सारी दवाइयों के नाम याद रखना है, बन गए डॉक्टर फिर तो। परसेंटेज फ्री स्पेस बोलो जरा कितना आएगा HCP2D में? अभी लिखे यार 9%, बी आंसर है। अगला, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इन HCP2D, 2D कह रहे हैं, 2D 78.5, ठीक है। अगला, द रैंक ऑफ HCP, रैंक मतलब Z, HCP2D कितना आया था? 3। क्लियर? अगला, ये सवाल आपको करना है, ट्राई करो जरा, इसको पढ़ो जरा क्वेश्चन, पढ़ो ट्राई करो। चलो ट्राई करो जल्दी, फटाफट से आंसर बताओ क्या लग रहा है। देखो जरा, ये जो बॉक्स वाले हैं, बॉक्स वाले, ये एम है, एम कहां कहां पर है? 1 2 3 4 एज सेंटर पे और 1 बॉडी सेंटर पे, तो एम कितने हो गए बताओ? 4 एज सेंटर पर हो गए और 1 बॉडी सेंटर पर हो गया, तो टोटल ऐड कर दो, 4 एज सेंटर और 1 बॉडी सेंटर। एक्स कितने होंगे बताओ? एक्स कहां कहां पर है बोलो? एक्स कहां है? कॉर्नर्स पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पर है, तो 8 इंटू 1/8, और भी कहां पर है? जितनी जगह है सब जगह ऐड करोगे ना। और कहां है? फेस सेंटर, 1 2 3 4 5 और 6, तो सारे फेस सेंटर पर है। आंसर आ गया। एम यहां से 2 आ जाएगा और एक्स यहां से 4 आ जाएगा, सही है, 3 और 1, तो M2X4, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे MX2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्या आएगा आंसर? बदलापुर, MX2 आएगा ना, MX2 आएगा ना। अरे भाई M वाला बॉक्स है ना, M बॉक्स पर है तो 1 2 3 4 बॉडी सेंटर तो पूरा ही आता ना एक, और X क्या कर रहा है? X है कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर। C क्यों कह रहे हो आंसर?
M2 आएंगे भाई, X4 आएंगे। क्या कर रहे हो यार, ये भी गलत करोगे क्या? क्लियर? तो ये कहानी है, MX2 इज द फाइनल आंसर। एक लास्ट और कर लो, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आखिरी सवाल आज का। आपको 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग पहले से ही पता है। अब उसी चीज का अप्लाई करके आपको मान लो अपनी तरफ से एग्जामिनर दे दे कि हम ऐसी कोई यूनिट सेल मान रहे हैं ऐसी एक कोई यूनिट सेल है, तो चलो पैकिंग फ्रैक्शन निकालो क्या होगा। कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बना ले जाओगे। ठीक है, बताओ जरा, कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बना ले जाओगे। कॉन्सेप्ट क्या है, पढ़ लो जरा। द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2 डायमेंशन। देखो 2D में क्या मानते हैं, डिस्क। ध्यान रखना, 2D में डिस्क मानते हैं। स्क्वायर यूनिट सेल उन्होंने ऐसी कोई अपने मन से बना के दे दी। ठीक है, अपने मन से बना के दे दी। करो जरा, कैसे ट्राई करते हो। कॉन्सेप्ट सोचो क्या था, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताओ क्या था। Z इफेक्टिव इंटू एरिया ऑफ एटम, या एरिया ऑफ डिस्क लिख लो। 2D में डिस्क मानते हैं, एरिया ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। सही है, और इंटू क्या कर देंगे, 100। ठीक है, अब बताओ जरा। ठीक है, अब बताओ जरा, Z क्या है, Z निकालना। उनकी इस वाली यूनिट सेल के अकॉर्डिंग देखना, 1/4 1/4 1/4 1/4 के 4 पार्ट और ये पूरा का पूरा एक। तो इसका Z क्या आएगा, 1 बीच वाला पूरा और 4 हिस्से 1/4 के। तो Z क्या आ गया, 2 आ गया। सही है, Z क्या आ गया, 2 आ गया। तो Z आ गया 2। एरिया ऑफ डिस्क क्या आ जाएगा, πr² डिवाइडेड बाय यूनिट सेल कैसी है आपकी, यूनिट सेल कैसी है, स्क्वायर, और उसकी लेंथ दे रखी है L, तो क्या आ जाएगा, L² इंटू 100। अब L और R में रिलेशन लिख लो। क्या आएगा L और R में रिलेशन, ध्यान से देखो। कौन से दो एटम टच कर रहे हैं, देखो ये वाले कॉर्नर टच नहीं कर रहे, बीच वाला इसे टच कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं और यहां एक लाइन खींच देता हूं। कौन सी, देखो जरा, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस, क्योंकि यही दोनों टच कर रहे हैं ना। आर के फॉर्म में क्या लिखोगे, RR, और ए के फॉर्म में उनका ए, मतलब अपना ए होता उनका L है, तो ये क्या होगा टोटल, ये टोटल डिस्टेंस होगी √2। ए मतलब L उन्होंने L माना है, उसका आधा √2L/2, क्योंकि आधे पे टच कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस आएगी √2L/2। तो R और R कितना हो गया, 2R। तो ये हो गया बेटा 2R इज इक्वल टू √2L/2। तो यहां से L निकाल लो, L क्या आ गया, 4R/√2। पुट कर दो यहां पर, तो 2πr², और ये आ गया डिवाइडेड बाय कितना, 4R/√2 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, π/4 आएगा, सॉल्व करके देख लेना, इंटू 100। मतलब ये वही आ गया अपना 25 पाई, और वही आ गया अपना क्या, 78.5%। स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D का जो आया था आ गया इसमें आंसर, मैच करके, कोई बात नहीं, डी आंसर है। समझ गए बात को एकदम। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन आ गया तो। उनकी तरफ से उनने जो दे दिया, मान लो कि ये यूनिट सेल है, बताओ अब क्या होगा। ठीक है, उनकी यूनिट सेल के अकॉर्डिंग चल लो। ठीक है, क्लियर? तो ये कहानी थी आज की जो मुझे बतानी थी। अब आपको क्या करना है, एक तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का एक पेज में शॉर्ट नोट्स बना लेना, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D की एक टेबल बना लेना। 2 पेज में काम हो जाएगा। वही सब लिखना, पैटर्न क्या होता है, Z इफेक्टिव क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, RA का रिलेशन क्या, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन क्या, परसेंटेज वॉइड क्या है ना, ये सारी कहानी। ठीक है, चले बेटा फिर। जाते जाते हम आपको वही वाली बात कहना चाहते हैं जो आप लोग मुझसे कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते हो कभी। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 पढ़ा, हमें अच्छा लगा। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, जोक सुनो, जोक सुनो, जोक सुनो, जोक सुनोगे? सुनेंगे सर, अरे वाह क्या बात। अच्छा, तुम लोग इंतजार ही इसी चीज का करते हो हैं? जो पढ़ाते हैं देखो इंतजार है कि अरे भाई लेक्चर कब खत्म होगा।
चलो भाई, जोक सुनाया जाए आपको, संभाल लेंगे। हम्म। अच्छा भाई। पति पत्नी वाला सुनो, बेहतरीन है एक। खाना खाने बैठे पति ने पत्नी को आवाज लगाई। खाना खाने बैठे पति ने पत्नी को आवाज लगाई, अजी सुनती हो भाग्यवान। अजी सुनती हो भाग्यवान, ये जो तुमने सब्जी बनाई है इसे क्या कहते हैं? पत्नी, क्यों, किस लिए पूछ रहे हो? पति कहते, अरे भाई मुझसे भी पूछा गया स्वर्ग में कि कैसे मरे थे, तो हम बता तो पाए कि क्या खा के मरे थे। एक और सुनोगे? जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, ये थोड़ा सा मोटिवेशनल है, ठीक है? थोड़ा सा मोटिवेशनल है। जिंदगी जीने के बेटा दो ही तरीके होते हैं, जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं। बताओ जरा कौन कौन से? पहले आप लोग बताओ, फिर मैं बताऊंगा। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, जब दोनों पता चल जाए तो हमें भी बता देना। ठीक है, चलो बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।